आज हम और आप मिलकर इस बात पर जरा सा विस्तार से बातें करते हैं कि आपदा प्रबंधन आखिर चीज क्या होती है। तो सबसे पहले इस बात को समझना हमारे और आपके लिए जरूरी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या चीज होती है और इसका एक परिचय आज आपको हम विस्तार से हम और आप इस पर चर्चा करेंगे। तो आपदा मानव जनित अथवा प्राकृतिक एक घटना है और जिसका प्रभाव मानव जीवन के लिए त्रासदी कहलाता है। इससे मानव के लिए मृत्यु, अपंगता और घायल होने की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ क्षेत्रों का मतलब जो विस्तृत विकास हो जाता है जिस क्षेत्र का, उसका क्षतिग्रस्त होना, पशु तथा फसल का मतलब विनाश भी आपको देखने को मिलेगा। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। तो प्रारंभ में प्राकृतिक संकट ही मुख्य रूप से आपदा का रूप ले लेता है, लेकिन वर्तमान समय में मानव जनित संकट भी आपदा आपदा का रूप ले लेता है। वस्तुतः यह कहीं अधिक विनाशकारी भी होता है। तो मानव जनित आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी संघटकों में रासायनिक, जैविक और नाभिकीय कारक भी उत्पन्न होते हैं और कई बार तो दुनिया की होश हवास को भी उड़ा देते हैं। तो मानव जनित सामान्य आपदाएं कल कारखानों की दुर्घटना, जहरीली उत्पाद का रिसाव, प्रदूषण, बांध का टूटना, मानवीय भूल के कारण आग लगना और धार्मिक तथा जातीय दंगे उत्पन्न होना, ये सब मानव जनित आपदा कहलाती है। और आपदा मानव जनित हो या प्राकृतिक, लेकिन इसका प्रबंधन जरूरी है। तो आपदा को पूर्णतः समाप्त कर देना यह तो असंभव सी बात है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए त्रासदी का प्रभाव कम होता है और मरने वालों की संख्या भी कम होती है। और आपदा प्रबंधन की चार प्रमुख घटक होती है। तो पहला घटक ये होता है कि आपदा की पूर्व की तैयारी, और दूसरा होता है जवाबी कार्रवाई तथा राहत कार्य जो होती है उसी को जवाबी जवाबी कार्रवाई कही जाती है। तो सामान्य जीवन पर पुनः स्थापित होना या पुनर्वास, ये तीसरी बात आती है। और रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजना, ये चौथी बात आती है। अब इसी बात के क्रम में हम सबों को एक बात को समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में आपदा आने के पूर्व याद रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें जो है यदि हमको जानकारी में होगी तो उससे बचाव मिल सकता है, जरूरी भी है। तो विद्यालय, समुदाय, व्यक्ति द्वारा आपदा प्रबंधन योजना का तैयार रहना और सामुदायिक जागरूकता एवं शिक्षा के मार्फत इसका जानकारी देना और मॉक ड्रिल जो होती है, चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षण समाज में जागरूक करना, जनता के बीच, इंसान के बीच। तो समुचित चेतावनी प्रणाली की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और सामग्री का मानवीय कौशल संसाधन, दोनों प्रकार के संसाधनों की सूची रहनी चाहिए और असुरक्षित समूहों तथा भवनों की भी पहचान जरूरी है। साथ ही पारस्परिक सहायता व्यवस्था का विकसित होना भी जरूरी है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर पूर्वानुमान की घोषणा जैसे धार्मिक स्थलों से मुख्य पूजा एवं प्रार्थना की बात और राहत कार्य चलाने हेतु विद्यालय, धर्मशाला, पंचायत भवन, धार्मिक स्थलों की भी पहचान जरूरी है कि कहां से क्या चीज को विस्तार पूर्वक चर्चा हो सके। तो आपदा आती ही जवाबी कार्यवाही तथा राहत कार्यों की सामुदायिक व्यवस्था जरूरी है। तो कुछ बात है जो इसके लिए जरूरी है, इसके कार्य क्या सब है
तो पहला कार्य में आता है आपातकालीन क्रिया केंद्र, मतलब नियंत्रण कक्ष। और दूसरी बात आती है समूहों की सहायता से सामुदायिक रसोई स्थापित करना। और तीसरी बात आती है आपदा प्रबंधन योजनाओं को कार्य रूप देना। और चौथी बात आती है चिकित्सा शिविर की स्थापना, डॉक्टर, दवाई की पर्याप्त व्यवस्था, संसाधन का जुटाना, ताजा स्थिति के अनुसार आपदा को की चेतावनी देती रहना, आवास की भी अस्थायी व्यवस्था, और समुचित आश्रम शौचालय की भी व्यवस्था, और प्रभावित लोगों को ढूंढने और उसके बचाव के लिए बचाव का दल का भी भेजना जरूरी बात में आती है। तब इन सब बातों की बात है कि खोज और जरूर बचाव दल भी तैयार रहनी चाहिए। अब इसके स्तर पर निम्नांकित कार्य है जो कि आवश्यक है। तो जिसके परिजन बिछड़ गए उन्हें दिलासा देने का कार्यक्रम एवं परिजनों से मिलाने का प्रयास रहनी चाहिए। और अनिवार्य सेवाओं जैसे सड़क तथा संचार सुविधाओं की पुनः शुरुआत होनी चाहिए। आश्रय और अस्थायी आवास सुलभ कराना, भवन के लिए मलबे में से प्रयोग लायक सामग्री इकट्ठा करना, और सामान्य जीवन स्तर और पुनर्वास पुनः स्थापित करवाना, रोजगार का अवसर, नए भवनों का पुनः निर्माण, समुदाय को स्वस्थ रहने की जानकारी। तो आपदा को पूर्णतः रोकना तो असंभव है, लेकिन कार्यों के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो जोखिम क्षेत्रों में बचाव को रोकना, भूमि उपयोग की योजना तैयार करना, आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना। तो सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा दोनों जरूरी है। अब आपदा प्रबंधक के रूप में जैसे कि जब कभी उद्घोषणा आप सुनते हैं कि आपदा आने वाला है, तो घबराने या डरने के बदले इसकी सूचना अपने परिवार और पड़ोसियों को देनी चाहिए। इससे सभी लोग मिलकर इसकी रोकथाम और बचाव में लगे रहेंगे। तो अब आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि यदि कुछ समय के लिए प्रभावित लोगों को रखना पड़े तो गांव से सहयोग लेकर भोजन, चिकित्सीय व्यवस्था जरूरी है। और यह व्यवस्था आपदा प्रभावित लोगों के दुख और दर्द को बांटता है। तो भारत के प्राय सभी क्षेत्रों में लगभग सालों भर प्राकृतिक आपदा मतलब अथवा मानव जनित आपदा का सैलाब देखने को मिलता है। तो गुजरात की भूज भूकंप 2001 और हिंद महासागर की सुनामी 2004 जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने आपदा प्रबंधन को भी हिलाकर रख दिया था। फिर कहीं यदि हर रोज बम ब्लास्ट, आतंकवादी घटनाएं आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों के लिए सिरदर्द अब भी बनी नहीं। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की कई योजनाएं बनाई गई है। इसके दूरगामी प्रभाव निश्चित रूप से लाभदायी होंगे, ये बात तो सत्य है। तो आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट के आकस्मिक निधि का प्रबंधन जरूरी है। इससे संकट के समय धनराशि की समस्या नहीं आती। और आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत राहत कोष का भी गठन किया जाता है, किया गया भी है। तो आपदाओं की बारंबारता के क्षेत्र को मानचित्रीकरण किया जाए तो जिससे अधिक क्षेत्र के बारे में जानकारी हम और आप ले सकते। तो आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों को का प्रशिक्षण भी जरूरी है। यह तो बात आप जान लिए कि क्या करना है यदि आपदा आई, तो यह भी जरूरी है। तो उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र का भी होना जरूरी है। यदि मान के चलिए इस आपदा के बाद कहीं बात आ गई, कहीं आपदा आ गई, तो क्या करना होगा? इसके लिए शिक्षित होना जरूरी है कि इससे कैसे निपटा है। तो पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर भी
आपदा प्रबंधन के लिए न सिर्फ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, अब भी इससे निपटने की भी जानकारी दी जा रही है। आतंकवाद या सांप्रदायिक दंगे को कम करने के लिए आतंक विरोधी दस्ते का भी गठन किया जाता है भी, गठन हो चुका भी है। तो आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान भी कम नहीं है और यह परामर्शदात्री के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो आपदा प्रबंधन का कार्य ग्राम सभा की साझेदारी के बिना अपूर्ण है। तो हर आपदा प्रबंधन में ग्राम सभा की सक्रियता से आम लोगों में सक्रियता आती है और ऐसी स्थिति में लोग स्वयं कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और आपदा के प्रभाव को न्यूनतम स्तर पर ले आते हैं। मतलब यदि हम जागरूक हैं तो कुछ भी संभव है। तो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि प्रबंधन में समुदाय आगे आए, क्योंकि प्रबंधन का पहला लाभ व्यक्ति अनुभव करता है और दूसरा लाभ समुदाय संतुष्टि के रूप में होती है। अतः वर्तमान समय में समुदाय की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि इससे निपटने की कला मानव के पास होनी चाहिए। तो मानवीय गलतियों के कारण जो घटित आपदाएं होती है, जैसे नाव, और एक होती है नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक। तो आपदा वह त्रासदी है जो न सिर्फ मानव समुदाय बल्कि जैविक समूहों के लिए भी अचानक तथा अप्रत्याशित रूप में एक ऐसी संकट की स्थिति उत्पन्न कर देता है, जान माल की भारी क्षति हो जाती है। और आपदा के यदि आप नए प्रकार के बारे में जाने तो सामान्य तौर पर आपदाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। मतलब मानव की गलतियों के कारण उत्पन्न हुई और एक नेचुरल जो प्रकृति की देन है। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत दुर्घटनाएं शामिल है जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक कारक से जुड़ी हुई है, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, अति ओलावृष्टि, अप्रत्याशित हिमपात, भूस्खलन जैसी घटनाओं से लगातार प्रभावित क्षेत्र में मानव तथा पशुओं के लिए अप्रत्याशित संकट उत्पन्न हो रहे हैं। और इन आपदाओं के कारण परिणाम और इसके प्रबंध का अध्ययन जरूरी है, सरकार के लिए भी और जन इंसान के लिए। तो मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाओं के कारण परिणाम और प्रबंधन जरूरी का अध्ययन जरूरी है। तो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में मनुष्य ने सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है, चांद तक छलांग लगाया है, मंगल पर पांव रखने की तैयारी है। भारत की महत्वाकांक्षी योजनाएं, चंद्रयान योजना और मिसाइल तथा आणविक हथियारों के विकास ने मनुष्य का एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां विकास की यह गति जब तब त्रासदी को भी जन्म देती है। और यही त्रासदी मानवीय भूल से उत्पन्न आपदा है। तो मानवीय भूल से घटित आपदाओं में नाभिकीय, रासायनिक और जैविक आपदाएं सबसे प्रमुख। इन आपदाओं के कारण बृहद स्तर पर न सिर्फ मानवीय समूह का वरन आसपास के जीवों का भी विनाश होता है और जीवन भी अंग भंग हो जाने के कारण अस्थायी त्रासदी आ जाती है। तो प्राकृतिक आपदाओं पर मनुष्य का नियंत्रण तो नहीं हो सकता, लेकिन अनादिकाल से ईश्वर की कुटुस्ती से कहा गया है। लेकिन हिरोशिमा पर बम विस्फोट और भोपाल जैसी गैस रिसाव जैसी घटनाओं को ईश्वर की कुदृष्टि कहकर हम अपनी गलतियों से नहीं बच सकते। तो तकनीकी विकास का उद्देश्य जन कल्याण, गरीबी निवारण तथा सभी को सुख शांति से जोड़ने का अवसर प्रदान तो करता है, लेकिन इन उद्देश्यों की आड़ में वैज्ञानिक ज्ञान का दूषित उपयोग,
मानवीय कारणों से होने वाली घटनाएं आपदाओं में लगातार वृद्धि करती जा रही। अगर इन आपदाओं पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण मरने वालों की संख्या से कहीं अधिक मानवीय गलतियों से होने वाली आपदाएं मानी जाएंगी। तो नाभिकीय आपदा न्यूक्लियर डिजास्टर मतलब इसमें आती है बात नाभिकीय नाभिकीय आपदा। अब नाभिकीय आपदा की बात यदि हम करेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा का विकास विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धियों में से एक है और इसके अंतर्गत यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे खनिज को प्रस्तुत कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति तो होती है लेकिन यह ऊर्जा आर्थिक सामाजिक विकास को नई गति दे सकता है। लेकिन जब इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में होता है तो यही ऊर्जा आपदा का कारण बन जाता है। पर वर्तमान समय में अनेक देशों ने परमाणु अस्त्र का निर्माण तो कर ही लिया है। भारत भी उनमें से एक है। राजस्थान मरुस्थल में प्रायोगिक तौर पर परमाणु अस्त्रों के विस्फोट के द्वारा भारत ने अपनी अभूतपूर्व क्या कहिएगा सामरिक क्षमता का परिचय दिया है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ने परमाणु अस्त्रों का निर्माण और विस्फोट कर अपनी सामरिक क्षमता का परिचय दे चुका है। जब इसी सब बातों से हम लोग जरा सा आगे निकल कर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ये विकास के साथ साथ विनाश की जैसी बातें क्यों हो रही है। तो परमाणु बम का सर्वप्रथम विस्फोट 1945 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के दो नगरों परमाणु बम गिराया गया। सर्वप्रथम 6 अगस्त 1945 में हवाई हमले के द्वारा हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और इससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई। आलीशान भवनों औद्योगिक इकाइयों के ये नगर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए, श्मशान में तब्दील हो गए और 1 लाख से भी अधिक लोग घायल और अपंग हुए जिन्हें परमाणु किरणों के प्रभाव से कैंसर चर्म रोग जैसी बीमारियां हो गई। तो बचे हुए लोग अपने ही लोगों से बिछड़ गए जिससे मनोरोग की समस्या उत्पन्न हुई और परमाणु बम के हमले ने जापान को हिलाकर रख दिया। इस अमानवीय कृत्य के सामने वह नतमस्तक हो गया और परमाणु बम की विस्फोट के साथ अमेरिकी विजय मानव सभ्यता के लिए एक त्रासदी थी। तो नाभिकीय विस्फोट जो है मानवीय विनाश के एक प्रमुख कारण है। यद्यपि इस त्रासदी के बाद अब तक किसी भी युद्ध में परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं किया गया लेकिन परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। तो कई परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले केंद्रों पर मानवीय भूल दुर्घटना भी गवाह है। जिस 1986 में तत्काल सोवियत संघ की चेरनोबिल नगर में मानवीय भूल के कारण एक रिएक्टर की रेडियोधर्मिता के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई और इसका प्रतिकूल प्रभाव इसके आसपास के वातावरण पर वर्षों तक रहा और 1993 ईस्वी में भारत की नरोरा केंद्र पर भी भयंकर दुर्घटना होते होते बच गई। लेकिन परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सभी केंद्रों पर स्वतः रेडिएशन की प्रक्रिया कार्य करती है। अतः वहां कार्य करने वाले वैज्ञानिकों तथा श्रमिकों को रेडिएशन प्रतिरोधी मतलब एंटी रेडिएशन जैकेट का प्रयोग करना होता है। तो भारत जैसे औपबंधिक श्रमिकों न तो रेडिएशन से बचने की कोई जानकारी दी जाती है और न ही उनको विशेष प्रकार की जैकेट उपलब्ध कराई। भारत में ही तारापुर महाराष्ट्र आणविक ऊर्जा केंद्र में
इस प्रकार की अभिज्ञता की, मतलब अनभिज्ञता कहिए, कि रिपोर्ट कई बार आई। लगभग यही स्थिति कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र चेन्नई में भी है। तो परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बाद परमाणु कचरे, मतलब न्यूक्लियर वेस्टेज जो होती है, का सही ढंग से निष्पादन नहीं होने पर वह पुनः कुछ अंतराल बाद रेडिएशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। अतः परमाणु कचरे का निष्पादन भी जरूरी है कि इसका संग्रह विशेष रूप से निर्मित संग्रह गृह, मतलब स्टोर हाउस में किया जाए, तो अत्यधिक गहराई पर डंप कर दिया जाए, तो मानवीय अंधविश्वासों के क्षेत्रों से दूर अधिक गहराई पर डंपिंग की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार की सूचनाएं मिलती है कि परमाणु ऊर्जा संपन्न देश इसके कचरे को या तो गरीब देशों की बंजर भूमि पर डंप कर रहे हैं या समुद्र में ही फेंक दे रहे हैं। तो इस प्रकार की भी सूचनाएं रूस और अमेरिका जैसी परमाणु ऊर्जा चालित नौसैनिक सबमरीन पोतों के परमाणु रॉड को ऊर्जा समाप्त होने के बाद समुद्र में ही फेंक दी। तो बात आती है इसके साथ साथ प्रबंधन की। अब यहां पर हम जरा सा प्रबंधन पर विशेष नजर दें। प्रबंधन प्रबंधन भी जरूरी है। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग सदैव विनाशकारी नहीं है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका के साथ इसी वर्ष परमाणु ऊर्जा संधि भी की है। तो विश्व के करीब 20 परमाणु ऊर्जा तकनीक संपन्न देशों ने भारत को इस ऊर्जा उत्पादन हेतु संबंधित यूरेनियम देने का आश्वासन भी दिया है। तो इस संदर्भ में भारत ने भी स्पष्ट किया है कि भारत द्वारा इस ऊर्जा का उत्पादन परमाणु बम के लिए नहीं, वरन विकास हेतु विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। अतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है कि सभी देश परमाणु अप्रसार की नीति से सहमत रहे, अर्थात परमाणु बम न बनाने का निर्णय भी ले, और इस तकनीक का उपयोग विकास का दूत बन सकता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। बात जब जरा सी आगे की ओर बढ़ जाती है तो भी इस बात को आप और हम समझने की कोशिश करिए कि आखिर हो क्या जाती है। तो जापान पर परमाणु विस्फोट के बाद ही त्रासदी से बचने के लिए विवेकशील लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया, और इसी एकजुटता का परिणाम था कि एक ही वर्ष बाद, अर्थात 1946 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा रेडियोधर्मी आपदा से बचने का एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक विकसित किया गया, जो ऐसे संकट में सामूहिक एकता का प्रतीक है। तो परमाणु बम न बनाने का समझौता भी पर्याप्त तो अभी है नहीं, लेकिन परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले केंद्रों द्वारा भी रेडिएशन के कुप्रभाव को रोकना आवश्यक है। तो संयंत्रों की खराबी और मानवीय भूल से बिना बम विस्फोट से भी लाखों लोगों की जान जा सकती है। अतः इस केंद्रों की स्थापना सघन बस्तियों से दूर करनी चाहिए, और भारत में कैगा परमाणु केंद्र इसका उदाहरण है। तो इसी प्रकार रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में भी परमाणु केंद्र सुदूर क्षेत्रों में स्थापित किए गए। ऐसे केंद्रों पर कार्य करने वाले लोगों के निश्चित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण भी आवश्यक है। तो कार्य करने वाले लोगों को रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, आसपास के शहर में रहने वाले लोगों को भी दुर्घटना की स्थिति में इसमें बचाव की पर्याप्त जानकारी मिलनी चाहिए। तो किसी भी त्रासदी की स्थिति को संभावित क्षेत्रों के लोगों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से सूचित करते रहना चाहिए, और बचाव की सूचना भी समय समय पर दी जानी चाहिए। तो सामुदायिक स्तर पर यह भी बताना आवश्यक है दुर्घटना की स्थिति में क्या करें क्या ना करें। तो इस पर्याप्त सूचना और सूचना जो होती है, ये दुर्घटना की जानकारी मिलती है। रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट तथा मास्क जो है वो जरूरी है। अगर तो खुले भोजनालय का प्रयोग ना करें,
आग जलाने का कार्य ना करे, ये सब जरूरी है। तो लोगों को तत्काल राहत सामग्री भी पहुंचाई जानी चाहिए और ऐसे में भोजन के पैकेट का वितरण जरूरी है जिसमें रेडिएशन के प्रभाव ना हो। तो जागरूकता को विकसित करना तो आवश्यकता है। इस क्षेत्र में तहखाने का निर्माण, पर्याप्त निर्माण रहना चाहिए और लोगों को चेतावनी मिलती कि अंदर चले जाने का निर्देश पूर्व से ही रहना और निश्चित गहराई के बाद रेडिएशन का प्रभाव कम हो जाता है। तो इसी बात से इसके बचाव और कार्य को सबसे शेयर करते रहना चाहिए।